मेडिवल हिस्ट्री में हमने अर्ली मेडिवल पीरियड पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे लेटर मेडिवल पीरियड। लेटर मेडिवल पीरियड में हम सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे राइज एंड ग्रोथ ऑफ इस्लाम। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे सल्तनत पीरियड, फिर मुगल पीरियड। ठीक है, तो पढ़ते हैं राइज एंड ग्रोथ ऑफ इस्लाम। हज़रत मोहम्मद साहब वॉज द फाउंडर ऑफ इस्लामिक रिलीजन। ही वॉज born टू अमीना एंड अब्दुल्ला एट मक्का इन 570 AD। यानी कि हज़रत मोहम्मद साहब इस्लाम धर्म के फाउंडर थे और इनका जन्म अमीना और अब्दुल्ला के वहाँ मक्का शहर में हुआ था 570 AD में। ठीक है, यानी कि इनके पिता अब्दुल्ला थे और इनकी माँ अमीना थी। ही वॉज मैरिड टू खादीजा एट द एज ऑफ 25 ईयर। इनकी शादी खादीजा नाम की औरत से 25 साल की उम्र में हुई थी। सितंबर 6, 2022 AD, the day Hazrat Muhammad Sahab his journey from Makkah to Medina marks the Islamic the beginning of Hazrat era। यानी कि सितंबर 622 AD में हज़रत मोहम्मद साहब एक यात्रा शुरू करते हैं मक्का से मदीना की तरफ। मक्का में उनका जन्म हुआ था, मक्का से मदीना की तरफ एक यात्रा शुरू करते हैं। इसे इस्लामिक ईरा में यानी कि इस्लामिक जगत में इसको हजरत ईरा कहा जाता है, यानी कि हजरत हजारी काल कहा जाता है। ठीक है, इस्लामिक कैलेंडर इज अ लूनर कैलेंडर। इस्लामिक कैलेंडर एक चंद्रमा पर आधारित एक कैलेंडर है, यानी कि लूनर कैलेंडर है। हजरत मोहम्मद साहब डाइड इन 632 AD। हिज सक्सेसर वर नोन एज खलीफा। हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु 632 AD में हुई थी, यानी कि 632 ईस्वी में हुई थी। इनके आगे के वंशजों को खलीफा कहा जाता है। ठीक है, जो पैगंबरी होंगे उन्हें खलीफा कहा जाता है। अब पढ़ते हैं हमारा ऐसा कैसे भारत में जो इन्वेजन हुई थी, आक्रमण हुए थे, कौन कौन कहाँ से हुए थे। एक तो अरब की तरफ से भारत में आक्रमण हुए थे और दूसरा हुआ था टर्की की तरफ से इन्वेजन हुए थे, यानी कि टर्की की तरफ से आक्रमण हुए थे। अब पहले पढ़ते हैं अरब की तरफ से इन्वेजन। ठीक है, द वेरी फर्स्ट मुस्लिम अटैक इन इंडिया इन सिंध इन द ईयर 712 AD। यानी कि जो पहला मुस्लिमों का अटैक भारत पे हुआ था, भारत की सिंध पर हुआ था, सिंध एक सीमा क्षेत्र हुआ, उसमें हुआ था 1712 AD में हुआ था। ठीक है, 1712 ईस्वी में हुआ था। और ये जो आक्रमण था, जो इन्वेजन था, ये मोहम्मद बिन कासिम द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? मोहम्मद बिन कासिम द्वारा किया गया था। मोहम्मद बिन कासिम डिस्प्लेस राजा दाहिर हु रूल्ड सिंध फ्रॉम हिज कैपिटल देवल, और देवल नियर मॉडर्न कराची। ठीक है, तो जो मोहम्मद बिन कासिम होता है वो राजा दाहिर को उसके पद से पदच्युत कर देता है। ठीक है, जो कि राज कर रहे होते हैं, राजा दाहिर राज कर रहे होते हैं सिंध में। ठीक है, सिंध में राज कर रहे होते हैं, और जो उस समय सिंध की राजधानी होती है देवल। ठीक है, आज के समय में वो देवल का नाम परिवर्तित होके कराची हो गया है, यानी कि पाकिस्तान का कराची शहर पहले पूर्व समय पहले देवल कहा जाता था। मोहम्मद बिन कासिम इंट्रोड्यूस जजिया इन इंडिया 712 AD when he conquered सिंध। मोहम्मद बिन कासिम भारत में 1712 ईस्वी में जजिया को लगाते हैं। जजिया एक धार्मिक कर होता है जो हिंदुओं के ऊपर लगाया जाता है। उनको एक धार्मिक कर लिया जाता है उनसे, हिंदू होने के नाते। ठीक है, जब मोहम्मद बिन कासिम जीत लेता है सिंध को, तब वो लगाता है जजिया। 712 ईस्वी में ही लगा देता है, 712 ईस्वी में जीतता है, उसी साल लगा देता है। ही ऑल्सो इंट्रोड्यूस अरब कॉइन दिरहम। ये साथ ही साथ अरब कॉइन का भी प्रचलन करता है। ठीक है, अरब कॉइन दिरहमों का प्रचलन करता है। अब इसके बाद पढ़ते हैं टर्किश इन्वेजन। अरब इन्वेजन तो हमने पढ़ दिया, मोहम्मद बिन कासिम था। अब पढ़ते हैं टर्की की तरफ से जो इन्वेजन हुए थे सिंध में, यानी कि भारत पे, सिंध सीमा हुई।
उत्तर पश्चिम सीमा हुई भारत की। टर्किश इन्वेजन पढ़ते हैं। टर्किश इन्वेजन के अंदर मोहम्मद गजनवी वॉज द फर्स्ट टर्किश कॉन्करर ऑफ नॉर्थ इंडिया। ही अटैक इंडिया फॉर वेल्थ। मोहम्मद गजनवी पहला टर्क शासक होता है जो नॉर्थ इंडिया में आक्रमण करता है। इसका आक्रमण करने का मुख्य कारण होता है भारत की संपत्ति को लूटना। ठीक है, मोहम्मद गजनवी। ही अटैक इंडिया 17 टाइम्स बिटवीन 1001 to 1027 AD. First invasion was in 1001 AD. During this invasion, he defeated Jaipal of Hindu Sai dynasty in first battle of Wahin. क्या होता है, ये मोहम्मद गजनवी भारत पे 17 बार आक्रमण करता है 1001 से 1027 ईस्वी के बीच में। और जो इसका पहला आक्रमण होता है 1001 ईस्वी में होता है। इस समय वो डिफीट हो जाता है हिंदू शाही वंश के जयपाल सिंह से। ये लड़ाई होती है, प्रथम लड़ाई होती है वेहिन की, फर्स्ट बैटल ऑफ वेहिन। किससे हारता है वो? हिंदू शाही डायनेस्टी के जयपाल से हार जाता है। कौन हारता है? मोहम्मद गजनवी। ठीक है, ये थी इसकी पहली हार और पहली लड़ाई। द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेड ऑफ मोहम्मद गजनवी वॉज द सोमनाथ टेम्पल। सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो सबसे महत्वपूर्ण रेड थी इसकी, जो इसने लूट करी थी, वो थी मोहम्मद गजनवी द्वारा सोमनाथ टेम्पल पर। ठीक है, गुजरात के सोमनाथ टेम्पल पर सबसे महत्वपूर्ण उसने लूट करी थी। इट वॉज द 1025 AD when भीम फर्स्ट वॉज द रूलर ऑफ गुजरात। यह वो समय था जब गुजरात के भीम फर्स्ट, जो भीम प्रथम है, वो शासन कर रहे होते हैं गुजरात में। उस समय ये लड़ाई करता है, मतलब लूटता है सोमनाथ मंदिर को। ठीक है, उस समय कौन होता है गुजरात का शासक? भीम फर्स्ट होते हैं। मोहम्मद गजनवी डाइड इन 1030 AD। मोहम्मद गजनवी की मृत्यु हो जाती है 1030 AD में। द फेमस पर्शियन पोएट फिरदौसी हु रोट शाहनामा द बुक ऑफ किंग लिव्ड इन हिज कोर्ट। जो एक फेमस पर्शियन कवि होता है फिरदौसी, उसका नाम होता है, जिसने लिखी होती है किताब शाहनामा। शाहनामा का अर्थ होता है राजा की किताब। ये फिरदौसी नाम का जो कवि होता है वो मोहम्मद गजनवी के ही दरबार में रहता है, यानी कि इसका दरबार में कवि होता है। ठीक, और मोहम्मद गजनवी का जो हिंदू सेनापति होता है वो होता है तिलक। अब इसमें कुछ और नोट्स देखिए। अल-बिरूनी वॉज अ फेमस स्कॉलर केम टू इंडिया विद मोहम्मद गजनवी। अल-बिरूनी एक बहुत फेमस विख्यात स्कॉलर होता है, विद्वान होता है, जो भारत आता है, टर्क से ही भारत आता है मोहम्मद गजनवी के साथ। ठीक है, और अल-बिरूनी एक किताब लिखता है, उसका नाम होता है किताब उल हिंद, और इसी किताब को तारीख उल हिंद भी कहा जाता है। ठीक है, अगर इसका अर्थ निकाला जाए तो ये हुआ रियलिटी ऑफ हिंदुस्तान, इस किताब का ट्रांसलेटेड मीनिंग है। ठीक है, तो जो अल-बिरूनी होता है, जो कि एक बहुत फेमस स्कॉलर होता है, जो टर्क से भारत आता है मोहम्मद गजनवी के साथ, वो कौन सी किताब लिखता है? किताब उल हिंद, जिसे तारीख हिंद भी कहा जाता है, और इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हुआ रियलिटी ऑफ हिंदुस्तान, यानी कि भारत की असलियत। ठीक है, यानी हिंदुस्तान की असलियत। ये पहला मुस्लिम होता है जो भारत के पुराणों को पढ़ता है। कौन पढ़ता है? अल-बिरूनी। ठीक है, अल-बिरूनी कौन सा ऐसा पहला मुस्लिम, ये सवाल पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा पहला मुस्लिम है जिसने पुराणों को पढ़ा? वो है अल-बिरूनी। और वो कहाँ, वो किसके साथ आया था भारत? मोहम्मद गजनवी के साथ। और अल-बिरूनी की जो किताब है, किताब उल हिंद, जिसे तारीख ए हिंद भी कहा गया है, वो अरेबिक लैंग्वेज में लिखी हुई किताब है, अरबी भाषा में लिखी हुई किताब है। ठीक है, तो इसके आगे अब हम पढ़ते हैं मोहम्मद गौरी का शासन। ठीक है, अब मोहम्मद गौरी भी टर्क ही होते हैं, जैसे मोहम्मद गजनवी होता है, टर्किश होते हैं। मोहम्मद
गौरी भी टर्क होते हैं, पर मोहम्मद गजनवी जो पहले के होते हैं उनका काम केवल लूटपाट से ही संबंधित था, आक्रमण से संबंधित था, सोमनाथ लूट से संबंधित था। वो केवल वेल्थ ही चाहते थे, पैसा ही चाहते थे। पर जो मोहम्मद गजनवी होते हैं ये पहली बार आते हैं भारत, और इनका उद्देश्य पैसे से हटके कुछ और होता है, अपने भारत में शासन करना। ठीक है, अब तो पढ़ते हैं इसके बारे में। सेकेंड अटैक ऑफ टर्क्स टुक प्लेस अंडर द लीडरशिप ऑफ मोहम्मद गौरी। जो दूसरा अटैक हुआ टर्कों के द्वारा, वो किसकी लीडरशिप पे किया गया था? वो मोहम्मद गौरी के नेतृत्व में किया गया था। मोहम्मद गौरी का एम क्या था? हिज एम वॉज एक्सपेंशन ऑफ किंगडम। ही ऑल्सो लेड द फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया। मोहम्मद गौरी का उद्देश्य था कि वो अपने साम्राज्य को फैलाएं, और साथ ही साथ वो मुस्लिम रूल की नींव भी रखते हैं भारत में। मोहम्मद गौरी का अब रियल नेम पढ़ते हैं। हिज रियल नेम वॉज मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन शाम। मोहम्मद गौरी का असली नाम होता है मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन शाम होता है। क्या? मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन शाम मोहम्मद गौरी का असली नाम होता है। मोहम्मद गौरी मेड हिज फर्स्ट एक्सपेक्टेशंस टू इंडिया इन 1175 AD एंड कैप्चर मुल्तान। मोहम्मद गौरी अपना पहला प्रसार करते हैं इंडिया में इन 1175, यानी कि आक्रमण करते हैं और कैप्चर कर लेते हैं उस समय, यानी कि कब्जा लेते हैं मुल्तान को। ठीक। मोहम्मद गौरी वॉज फर्स्ट डिफीटेड बाय भीम सेकेंड ऑफ चालुक्यन ऑफ गुजरात इन द बैटल ऑफ माउंट आबू इन 1178। मोहम्मद गौरी गुजरात के चालुक्य शासक भीम सेकंड को हरा देते हैं माउंट आबू के युद्ध में। कौन से युद्ध में? माउंट आबू के युद्ध में मोहम्मद गौरी भीम सेकंड को हरा देते हैं। भीम सेकंड जो होते हैं गुजरात के चालुक्य वंश के एक शासक होते हैं। ठीक है। इट वॉज फर्स्ट डिफीट मोहम्मद गौरी इन इंडिया। ये मोहम्मद गौरी की पहली डिफीट थी। इन 1191 ही डिफीटेड बाय पृथ्वीराज चौहान। और 1191 में 1191 ईस्वी में ये मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान द्वारा हारते हैं। ये पृथ्वीराज चौहान थर्ड होते हैं। ठीक है। इन 1191 he was defeated by पृथ्वीराज चौहान थर्ड in the first battle of Tarain, and in 1192 he defeated पृथ्वीराज चौहान in the second battle of Tarain। यानी कि ये कह रहे हैं कि 1191 में मोहम्मद गौरी हारते हैं, पृथ्वीराज चौहान थर्ड से हारते हैं तराइन के युद्ध में, और तराइन पड़ता है हरियाणा में। ठीक है। पर उसके अगले साल 1192 में मोहम्मद गौरी हरा देते हैं पृथ्वीराज चौहान को तराइन के दूसरे युद्ध में। इन 1194 मोहम्मद गौरी डिफीटेड जयचंद रूलर ऑफ कन्नौज इन द बैटल ऑफ चंदावर एंड किल्ड हिम। 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी डिफीट करते हैं जयचंद को, जो शासक होते हैं कन्नौज के। ठीक है। ये लड़ाई होती है चंदावर का युद्ध, यानी कि बैटल ऑफ चंदावर में मोहम्मद गौरी जयचंद को हराते हैं। ठीक है। आपने सुना होगा जयचंद की वजह से ही पृथ्वीराज चौहान हारता है करके। ठीक है। तो पहले तो हराते हैं पृथ्वीराज चौहान को, फिर उसके बाद हराते हैं जयचंद को, और जयचंद राजा होते हैं चंदावर के। ठीक है। कन्नौज के राजा होते हैं, कन्नौज के राजा होते हैं, और कन्नौज में एक जगह होती है चंदावर, वहाँ हराते हैं। ठीक। और उसके बाद जयचंद को ख़त्म कर देते हैं, किल कर देते हैं। मोहम्मद गौरी इंडियन रिजल्टेड इन द फाउंडेशन ऑफ इस्लामिक रूल इन इंडिया। इन सभी जीतों का परिणाम ये होता है कि भारत में इस्लामिक शासन की नींव पड़ जाती है। अब पढ़ते हैं थोड़ा और इसके आगे, आखिरकार क्या होता है इस्लामिक शासन की जब नींव भारत में पड़ती है।
Image of goddess Lakshmi has been found on the coins of Muhammad Ghori. His name is also written in Devanagari script on the coin. तो होता ये है कि जो मोहम्मद गौरी के सिक्के होते हैं, मतलब जो मोहम्मद गौरी मुद्रा का प्रचलन करता है, उसमें माता लक्ष्मी की प्रतिमा को देखा गया है, और माता लक्ष्मी की प्रतिमा के नीचे पर को मोहम्मद गौरी का नाम देवनागरी लिपि में लिखा गया है। ठीक है। वैसे ये पूछा जा सकता है कि मोहम्मद गौरी के शासनकाल में जो उसके द्वारा जारी किए गए सिक्के थे, उसमें किस हिंदू देवी देवता की प्रतिमा मिलती है। ठीक है। और उसके नीचे किस लिपि में मोहम्मद गौरी का नाम लिखा गया है। ठीक है। अब पढ़ते हैं मोहम्मद गौरी के आगे। ठीक है। अब मोहम्मद गौरी तो इस्लामिक फाउंडेशन डाल देते हैं भारत में। ठीक। अब मोहम्मद गौरी मरते हैं वैसे 1206 एडी में मरते हैं, यानी कि 1206 में मरते हैं। अब मोहम्मद गौरी जो जंग जीतते हैं पृथ्वीराज चौहान से, वो खास तौर पर जो जीतते हैं वो घोड़े की घुड़सवारी की कलाबाजी की वजह से जीतते हैं। ठीक है। अब उनके पास एक माहिर घुड़सवार होता है जिसका नाम होता है कुतुबुद्दीन ऐबक। वो कुछ इस तरीके से घुड़सवारियों का दस्ता सेट करता है जिससे युद्ध जीता जा सके। पहली जब लड़ाई होती है पृथ्वीराज चौहान के साथ तो वो मोहम्मद गौरी हार जाते हैं। जब लड़ाई होती है 1192 में, तराइन का युद्ध होता है पृथ्वीराज चौहान के साथ, तो इस युद्ध में जो जीतने में जो रणनीति थी, तो इस रणनीति में सबसे अहम भूमिका थी घुड़सवारों की। और मोहम्मद गौरी के पास एक बहुत काबिल घुड़सवार होता है कुतुबुद्दीन ऐबक। होने के लिए कुतुबुद्दीन जो ऐबक है वो मोहम्मद गौरी का एक स्लेव होता है, गुलाम होता है। होने के लिए और भी गुलाम होते हैं पर ये खास गुलाम होता है। इसी की वजह से मोहम्मद गौरी जीतता है तराइन का द्वितीय युद्ध। ठीक है। वैसे अब पहले पे थोड़ा हम पढ़ लेते हैं मोहम्मद गौरी के गुलाम कौन कौन से थे। एक मोहम्मद गौरी का गुलाम था यालतस। ठीक है। ये गवर्नर था गजनी का। गजनी अभी पाकिस्तान का एक शहर है। दूसरा गुलाम था नसरुद्दीन कुबाचा, जो उस समय सिंध मुल्तान का गवर्नर था। मुल्तान पाकिस्तान में है अभी के समय में। और तीसरा जो गवर्नर जो स्लेव था कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। ये मोहम्मद गौरी के समय पे कहाँ का गवर्नर था? लाहौर का और दिल्ली का था। ठीक है। चौथा जो गुलाम है मोहम्मद गौरी का वो है बख्तियारुद्दीन खिलजी। ये गवर्नर था बिहार और बंगाल का। ये गवर्नर तब बने जब मोहम्मद गौरी जीत जाता है। ठीक है। युद्ध जीतने में कुतुबुद्दीन ऐबक की बहुत निर्णायक भूमिका होती है, जो कि गवर्नर तभी उसे बनाया भी जाता है, लाहौर और दिल्ली का गवर्नर बनाया जाता है। तो इसी के साथ हमने देखा कि चौहान डायनेस्टी जो है वो सेकेंड बैटल ऑफ तराइन से ख़त्म हुई और दिल्ली सल्तनत शुरू हुई। ठीक है। फिर ऐसे हम आगे भी देखेंगे, पानीपत से दिल्ली सल्तनत ख़त्म होती है, मुग़ल काल शुरू होता है। फ़िलहाल अभी तो हम दिल्ली सल्तनत पढ़ रहे हैं। दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले आता है गुलाम वंश, यानी कि स्लेव डायनेस्टी, क्योंकि जो कुतुबुद्दीन ऐबक होता है जिसे दिल्ली का गवर्नर बनाया होता है, वो असल में गुलाम होता है मोहम्मद गौरी का। ठीक। थोड़ा हम नज़र डाल लेते हैं कि दिल्ली सल्तनत के अंदर कौन कौन से वंश आते हैं। पहला तो आता है स्लेव वंश, दूसरा आता है खिलजी वंश, तीसरा आता है तुगलक वंश, चौथा सैयद वंश, पांचवा लोधी वंश। ठीक है। अब पढ़ते हैं स्लेव डायनेस्टी, पढ़ते हैं गुलाम वंश पढ़ते हैं। गुलाम वंश में सबसे पहले पढ़ेंगे हम कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे आराम शाह के बारे में, और फिर पढ़ेंगे हम इल्तुतमिश के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे रुकनुद्दीन फिरोज शाह के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे रजिया सुल्तान के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे बहराम शाह के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे मसूद शाह के बारे में, फिर पढ़ेंगे हम नसरुद्दीन मोहम्मद के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे बलबन के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे कैकूबाद के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे क्यूमर्स के बारे में।
फ्यू मंथ्स के बाद ख़त्म हो जाता है स्लेव वंश, उसके बाद शुरू होता है खिलजी वंश। सबसे पहले पढ़ते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, ठीक है। और एक और बात इस वंश के बारे में बताता हूँ। स्लेव डायनेस्टी को इल्वरी डायनेस्टी भी कहा जाता है और साथ ही साथ ममलूक डायनेस्टी भी कहा जाता है। स्लेव डायनेस्टी ऑल्सो कॉल्ड एज इल्वरी डायनेस्टी एंड ममलूक डायनेस्टी। Qutbuddin Aibak was a slave of Muhammad Ghori and he founded the slave dynasty in 1206 AD. कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का एक गुलाम होता है जो कि गुलाम वंश की नींव रखता है 1206 ईस्वी में। Qutbuddin Aibak was the first Muslim ruler of India. The capital of Qutbuddin Aibak was Lahore. He was called Lagbaks Sultan due to his generosity. कुतुबुद्दीन ऐबक पहला मुस्लिम रूलर होता है भारत का जिसकी राजधानी होती है लाहौर, और कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता है क्योंकि ये बहुत जेनरस होता है, दयालु होता है। इसकी दयालुता के कारण इसे लाख बख्श कहा जाता है, यानी कि लाखों बख्शने वाला। ही कंस्ट्रक्टेड 2 मॉस्क्यू कुवत उल इस्लाम एट दिल्ली एंड 2.5 दिन का झोपड़ा एट अजमेर राजस्थान। कुतुबुद्दीन ऐबक 2 मॉस्क्यूल बनाता है, कुवत उल इस्लाम बनाता है दिल्ली में, और बनाता है 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में, ठीक। कुतुबुद्दीन ऐबक स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार इन दिल्ली इन द मेमोरी ऑफ सूफी सेंट कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन दिल्ली में शुरू करवाता है, और ये किसकी याद में करवाता है? वो अपने गुरु कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, जो कि एक सूफी संत होते हैं और कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु भी होते हैं, धार्मिक गुरु। उनकी याद में कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली में कुतुब मीनार बनाता है। इस कंस्ट्रक्शन वॉज completed by इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन ऐबक डाइड इन 1210 AD by falling from horseback while playing chaugar, that is polo. जो कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन है, यानी कि कुतुब मीनार का जो निर्माण है, वो उसका निर्माण पूरा करवाता कौन है? इल्तुतमिश कराता, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो होता है, कुतुब मीनार का निर्माण कराने से पहले ही उसकी मृत्यु हो जाती है। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हॉर्स बैक यानी कि पोलो खेलते समय होती है। अब पोलो का ही तो उसे सबसे ज़्यादा विशेषज्ञ कहा गया था, यानी कि पोलो यानी कि जो चौगर है, यानी कि घुड़सवारी का ही उसे सबसे ज़्यादा माहिर खिलाड़ी कहा गया था कुतुबुद्दीन ऐबक। तभी इतिहास में इस बारे में थोड़ा बहुत कुतुबुद्दीन के बारे में कहा भी जाता है कि जिस चीज़ में कुतुबुद्दीन माहिर था उसी चीज़ को करते हुए कुतुबुद्दीन खत्म हुआ करके उसकी मृत्यु हुई। कुतुबुद्दीन ऐबक जब मर जाता है तो उसके बाद आता है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश भी गुलामी होता है, ठीक है। अब पढ़ते हैं इल्तुतमिश क्या होता है। आराम शाह द सन ऑफ ऐबक succeeded him but soon he was overthrown and Iltutmish was enthroned as sultan. आराम शाह जो होता है वो कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र होता है, जो कि बहुत आलसी किस्म का राजा होता है, ठीक है। तो जो इल्तुतमिश होता है, जो कुतुबुद्दीन ऐबक का ही गुलाम होता है, वो क्या करता है? आराम शाह को डिस्प्लेस कर देता है उसके शासन से, क्योंकि आराम शाह थोड़ा लेट लतीफ़ सुल्तान होता है। इस वजह से इसका फ़ायदा उठा के इल्तुतमिश उसे उसके शासन से हटा देता है, बहुत जल्दी ही हटा देता है, और खुद को इल्तुतमिश खुद को शासक यानी कि सुल्तान घोषित कर देता है। इल्तुतमिश बिलोंग द इल्वरी ट्राइब, सो हिज डायनेस्टी इज नोन एज फर्स्ट इल्वरी डायनेस्टी। इल्तुतमिश इल्वरी ट्राइब यानी कि इल्वरी कबीले से संबंध रखता है, तभी इल्तुतमिश के जो आगे का वंश आता है, जो इल्तुतमिश के बाद जो उसका वंश आता है, उसे पहला इल्वरी वंश कहा जाता है, यानी कि फर्स्ट इल्वरी डायनेस्टी कहा जाता है। इल्तुतमिश वॉज अ स्लेव ऑफ ऐबक। हिज फादर इल्म खान सोल्ड हिम टू ऐबक, सो ही वॉज अ स्लेव ऑफ स्लेव। इल्तुतमिश गुलाम होता है कुतुबुद्दीन ऐबक का, क्योंकि इल्तुतमिश के पिताजी इल्म खान
इल्तुतमिश को भेज देते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक को। इसलिए इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा गया है। ठीक है, अब पढ़ते हैं। इल्तुतमिश शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम लाहौर टू दिल्ली। he considered as the real founder of दिल्ली सल्तनत। इल्तुतमिश अपनी राजधानी को लाहौर से दिल्ली शिफ्ट कर देता है। लाहौर में राजधानी बनाता है कुतुबुद्दीन ऐबक। जब इल्तुतमिश आता है तो राजधानी को शिफ्ट कर देता है, स्थानांतरित कर देता है, कहाँ, दिल्ली में। और इल्तुतमिश को माना जाता है रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक जो फाउंडर होता है, जो खोज करता होता है, नींव करता होता है, वो कहा जाता है, इल्तुतमिश को कहा जाता है। इल्तुतमिश ऑर्गेनाइज टर्क ए चहलगानी डेट इज चालीसा एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 40 स्लेव्स। इल्तुतमिश ऑर्गेनाइज करवाता है, यानी कि एक कबीला बनवाता है 40 गुलामों का, जिसे टर्क ए चहलगानी कहा जाता है, हिंदी में चालीसा कहा जाता है, यानी कि 4 स्लेवों का एक गुट बनवाता है, ठीक है, अपने शासन के कार्य को करवाने के लिए। ही स्टार्टेड इक्ता सिस्टम इन दिल्ली सल्तनत विच मीन्स लैंड ग्रांट्स were given to major officials instead of cash salary. इल्तुतमिश इक्ता सिस्टम को दिल्ली में लागू करता है। इक्ता सिस्टम में होता ये है कि जो बड़े अधिकारी होते हैं दिल्ली के, यानी कि जो कुतुबुद्दीन के अंतर्गत जो कार्य करने वाले, जो उसके शासन के कार्यकर्ता होते हैं, उनको वो सैलरी की जगह जमीनें देता है। कहता है कि इस क्षेत्र का इतना हिस्सा का टैक्स तुम वसूलो, वो तुम्हारी सैलरी हुई। वैसे अन्य जो मेजर, जो बड़े बड़े अफसर होते हैं इल्तुतमिश के कार्यकाल राज दरबार में, उनको सैलरी के बदले वो जमीन देता है, जगह देता है, सौंपता है कि यहाँ से अपना वसूलो टैक्स, जैसे भी सैलरी की जगह पर को। तो ये सिस्टम को कहा गया है इक्ता सिस्टम। इल्तुतमिश ऑल्सो रिफॉर्म द कॉइन एंड करेंसी एंड इश्यू सिल्वर कॉइन, इट इज कॉल्ड टका, एंड कॉपर कॉइन इस जीतल। साथ ही साथ इल्तुतमिश कॉइन्स में, मतलब जो मुद्राएं होती हैं, उनमें रिफॉर्म करता है, और एक सिल्वर कॉइन यानी कि चांदी के सिक्के चलाता है, जिसे टका कहा जाता है, और तांबे के सिक्के चला जाता है, उसे जीतल कहा जाता है। चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता है? टका कहा जाता है। चांदी को टका कहा जाता है, और तांबे के सिक्कों को क्या कहा जाता है? कॉपर के सिक्कों को जीतल कहा जाता है। इल्तुतमिश इंट्रोड्यूस अ प्योरली अरेबिक करेंसी ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। इल्तुतमिश इंट्रोड्यूस करवाता है, मतलब प्योर अरेबिक करेंसी ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। जो गोल्ड और सिल्वर में, जो टका और जीतल में जो मुद्राएं बनाई जा रही हैं, वो प्योरली अरेबिक होती हैं, यानी कि उसमें पूरा प्योर, यानी कि शुद्ध रूप से अरबी भाषा लिखी होती है। ठीक है, यानी कि अरब के मॉडल पे बनाता है उसे, और अरबी भाषा उसमें लिखी होती है। जैसे हम नहीं पढ़े थे, मोहम्मद गजनवी ने जो सिक्के चलाए थे, उसमें माता लक्ष्मी की प्रतिमा थी, और मोहम्मद गजनवी का नाम हिंदी में देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा गया था। पर इल्तुतमिश के टाइम पे ऐसा नहीं होता है। वो जो चलाता है टका और जीतल, जो 2 मुद्राएं चलाता है, वो प्योरली अरेबिक करेंसी होती है, जो कि टका गोल्ड मटेरियल यानी सोने की धातु से बनी होती है, और जीतल जो होती है वो चांदी धातु से बनी होती है, सिल्वर से बनी होती है। इल्तुतमिश एक्वायर अ सर्टिफिकेट ऑफ लेजिटिमेसी फ्रॉम द खलीफा ऑफ बगदाद इन 1229 एडी। इल्तुतमिश पहला सुल्तान होता है जो खलीफा से सुल्तान का क्या करता है, एक वैधानिकता प्राप्त करता है। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक खलीफा से, यानी कि जो मोहम्मद, जो लास्ट पैगंबर होते हैं मोहम्मद साहब, उनके जो सक्सेसर होते हैं, खलीफा जिन्हें कहा जाता है, उनसे सर्टिफिकेट लेना पड़ता है लीडरशिप करने के लिए। यानी कि जो आदमी धर्म का प्रचार करेगा, उसको खलीफा से सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, यानी कि एक प्रमाण पत्र लेना पड़ता है, एक वैधानिकता उनसे लेनी पड़ती है, परमिशन लेनी पड़ती है। तो इल्तुतमिश से पहला ऐसा होता है, सुल्तान होता है, जो कि
खलीफा, जो बगदाद के खलीफा होते हैं, उनसे सर्टिफिकेट लेता है। ठीक है। When the Mongols under Genghis Khan ousted the Khwarezm prince Jalaluddin Mangbarni, Iltutmish refused to shelter Jalaluddin Mangbarni and prevent Genghis Khan from crossing the Indus River to invade India in 1221 AD। जब मंगोल चंगेज खान के अंतर्गत होते हैं, यानी कि जो जब मंगोलों का सरदार चंगेज खान होता है, तब चंगेज खान ख्वारिज्म प्रिंस जलालुद्दीन मंगबरनी के पीछे पड़ता है, यानी कि उसे किल करने के लिए जलालुद्दीन जो ख्वारिज्म प्रिंस होता है, जलालुद्दीन मंगबरनी होता है, उसके पीछे पड़ता है। तो जलालुद्दीन मंगबरनी जहाँ से होता है वहाँ से भागता है और भारत में जो शासक होते हैं उस समय इल्तुतमिश से मदद लेता है। कहता है जलालुद्दीन मंगबरनी कि मुझे शेल्टर दो, मुझे शरण दो। तो इल्तुतमिश जलालुद्दीन मंगबरनी को शरण देने से मना कर देता है। तो इस प्रकार इल्तुतमिश चंगेज खान को भारत के में आने से रोकता है, क्योंकि चंगेज खान उस समय के मंगोल जब चंगेज खान के अंतर्गत होते हैं तो मंगोल बहुत ताकतवर होते हैं। तो इल्तुतमिश भारत को उस समय बचाता है इस कदम से, यानी कि इंडस रिवर को क्रॉस। नहीं, अगर उस समय चंगेज खान भारत में आ जाता तो शायद आज इतिहास कुछ और ही होता, क्योंकि चंगेज खान के बारे में तो जो कहा जाता है वो अलग ही कहा जाता है कि चंगेज खान जिस जगह से गुजरता है वहाँ लाशें भी की पीछी रह जाती हैं, शहर के शहर बर्बाद हो जाते हैं। तो उस समय इल्तुतमिश रोकता है चंगेज खान को भारत में आने से। चंगेज खान पड़ा होता है पीछे जलालुद्दीन मंगबरनी के, जो कि ख्वारिज्म का राजा होता है। अब इसके बाद पढ़ते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद तो इल्तुतमिश आया है। इल्तुतमिश के बाद उसका लड़का आएगा रुकुनुद्दीन फिरोज शाह। ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक मरता है, दिल्ली में मरता है, और कुतुबुद्दीन ऐबक एक सिटी बनाता है दिल्ली में, जिसे फर्स्ट सिटी ऑफ दिल्ली कहा जाता है। यानी दिल्ली की पहली जो सिटी होती है वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाई होती है। सॉरी, मैंने कुतुबुद्दीन ऐबक बता दिया आपको। चलो कोई नहीं, ये चीज़ छोटी थी कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में ये चीज़ छोटी थी कि कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली की पहली सिटी, दिल्ली का पहला शहर बना के जाता है, जिसे महरौली कहा जाता है। ठीक है, ये कुतुबुद्दीन ऐबक में मैंने बताना छोड़ दिया था। हम पढ़ रहे थे इल्तुतमिश के बाद आता है उसका अगला शासक, उसका लड़का रुकुनुद्दीन फिरोज शाह। इल्तुतमिश डाइड इन 1236 AD. Through Iltutmish nominated his daughter Razia Sultan to succeed him, but Shah Turtan, the mother of Rukunuddin, made him the Sultan of Delhi Sultanate. इल्तुतमिश 1236 ईस्वी में ख़त्म होता है। मरने से पहले इल्तुतमिश अपनी लड़की को दिल्ली का सुल्तान घोषित करके जाता है। ठीक है, यानी कि जो इल्तुतमिश होता है वो मरने से पहले अपनी लड़की रजिया सुल्तान को दिल्ली का सुल्तान घोषित करके जाता है। पर जो शाह तुर्तान होती है, यानी कि रजिया की माँ और इल्तुतमिश की बीवी, वो ऐसा नहीं चाहती है। वो चाहती है कि उसका लड़का रुकुनुद्दीन फिरोज शाह सुल्तान बने। बट he was a weak ruler. He was unable to control rebellion, so he was disposed and Razia succeeded him. पर जो रुकुनुद्दीन फिरोज शाह होता है बहुत कमज़ोर शासक होता है। वो दिल्ली में जो उसके विद्रोही होते हैं उनका सामना करने में असफल हो जाता है। इस कारण जो रुकुनुद्दीन फिरोज शाह होता है उसे डिस्पोज कर दिया जाता है पद से, सुल्तान के पद से, और उसकी जगह बैठती है रजिया सुल्तान। अब रजिया सुल्तान के बारे में पढ़ते हैं। इसके बाद रजिया सुल्तानी आती है कि रजिया सुल्तान किस तरीके से सुल्तान बनती है। वैसे तो सुल्तान शब्द नाम के आगे लगता है, पर रजिया लड़की थी इसलिए सुल्तान शब्द रजिया के बाद लगाया गया था। ठीक, रजिया सुल्तान। रुकुनुद्दीन फिरोज शाह वॉज इनकेपेबल रूलर. He was unable to control rebellion. People were fed up from the internal unrest and they supported Razia too. रुकुनुद्दीन फिरोज शाह होता है वो एक असमर्थ शासक होता है
वो विद्रोहियों का सामना करने में असमर्थ होता है, इसलिए दिल्ली के पीपुल्स, दिल्ली के लोग उसे पद से हटा देते हैं। ठीक है, आंतरिक गतिरोध करके दिल्ली के लोग रुकनुद्दीन फिरोज शाह को उसको पद से हटा देते हैं और उसकी जगह वो सपोर्ट करते हैं रजिया को। ये पहला मामला होता है जब लोगों के द्वारा किसी सत्ता में दखल दी गई होती है। ठीक है, यानी कि शासक को हटा के किसी और को बैठा देना, शासक के लड़के रुकनुद्दीन को हटा के रजिया को बैठा देना। इसमें पहली बार ऐसा होता है दिल्ली में जब जनता फैसला करती है। सो शी रिप्रेजेंट herself before the people of Delhi in red clothes. Shah Turtan was arrested and put to jail. Rukunuddin was killed in the way of the Razia become first Muslim woman ruler of India. Was also remarkable because people of Delhi first time decided any succession. ठीक है, तो जो रजिया सुल्तान होती है वो अपने आप को रिप्रेजेंट करती है दिल्ली के लोगों के सामने, लाल कपड़े पहने हुए। लाल कपड़े न्याय के प्रतीक माने जाते थे। ठीक है, तो क्या होता, और तो जब रजिया सुल्तान कहती है कि मेरे फादर ने मुझे सुल्तान बनाया और मेरी माँ ने मुझे हटा के मेरे लड़के को रख दिया, ये मेरे साथ गलत हुआ, तो तब दिल्ली के लोग क्या करते हैं, पहली बार सक्सेशन में हिस्सा लेते हैं और जो रुकनुद्दीन फिरोज है उसको पद से हटा देते हैं। तो इस दौरान जो होती है, शाह तुर्तान को अरेस्ट कर लिया जाता है और उसे जेल भेज दिया जाता है। शाह तुर्तान माँ होती है रजिया सुल्तान की, और रुकनुद्दीन को किल कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। ठीक है, बट टर्क चहलगानी वर अगेंस्ट हर एंड द ओनली वीकनेस शी हैड वाज दैट शी वाज अ वुमेन। पर लोगों के सक्सेशन के द्वारा, ठीक है, रजिया सुल्तान तो बन जाती है, पर जो इल्तुतमिश के द्वारा बनाए गए एक चालीसा सिस्टम था, टर्क चहलगानी, जिसे 40 नोवेल्स कहा जाता था, वो रजिया के खिलाफ होते हैं। उसका एक ही कारण होता है, वो क्यों खिलाफ होते हैं, उसका कारण यही होता है कि जो रजिया सुल्तान है वो एक महिला है, वो नहीं चाहते हैं कि महिला सुल्तान के पद पे बैठे। रजिया सुल्तान मैरिड मलिक अल्तुनिया। Malik Altunia is a governor of Punjab and tried to stage a comeback but it was killed. रजिया सुल्तान शादी करती है मलिक अल्तुनिया से। मलिक अल्तुनिया होते हैं पंजाब के गवर्नर। जब थाता सिंध के रास्ते से रजिया वापस आ रही होती है तो रास्ते में उसे रजिया सुल्तान को किल कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है। रजिया के खत्म होने के बाद नया शासक आता है, क्योंकि अब इल्तुतमिश की तो दोनों औलादें खत्म हो चुकी हैं। अब आता है बहरम शाह। अंडर हिम द पावर ऑफ नोवेल्स इज इंक्रीज्ड। अ न्यू पोस्ट नाइब ए मुमलिकात, दैट इज डेप्यूटी टू द किंग, वॉज क्रिएटेड। अब ये होता है कि बहरम शाह शासक बनता है, सुल्तान बनता है रजिया के बाद। अब बनता भी तो नोवेल्स के कारण ही है, जो चालीसा सिस्टम होता है, जो नोवेल होते हैं, ठीक है, जिसे टर्क चहलगानी कहा जाता है, जिनका ही हाथ होता है रजिया को किल करने में और बहरम शाह को शासक बनाने में, सुल्तान बनाने में। तो बहरम शाह के समय पे इन जो नोवेल्स होते हैं, ठीक है, तो इनकी पावर बहुत बढ़ जाती है और ये एक पोस्ट को क्रिएट करवाते हैं, एक पद क्रिएट करवाते हैं, जिसे नायब ए मुमलिकात कहा जाता है, यानी डेप्यूटी टू द किंग। अब देखा जाए तो ये जो डेप्यूटी ऑफ किंग है, ठीक है, किंग का जो डेप्यूटी है, उसी के हाथ में असली ताकत रहती है, वो असली सत्ता रहती है। ठीक है, क्योंकि ये जो पद क्रिएट कराया जाता है, ये इन्हीं नोवेल्स के द्वारा कराया जाता है। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ बहरम शाह, द मंगोल फर्स्ट टाइम अटैक इन इंडिया, तेर बहादुर इन 1241 AD। बहरम शाह के समय में पहली बार मंगोल का अटैक होता है भारत पे। ठीक है, अब बहरम शाह के बाद आता है मसूद शाह। ही वॉज अ पपेट इन द हैंड ऑफ नोबल। और जो मसूद शाह भी होता है वो भी
बहरम की तरह ही एक तरह का पपेट होता है। मसूद शाह कुछ ज़्यादा ही पपेट होता है, मतलब हाथ का प्यादा होता है उनके, नोवेल्स के हाथ का प्यादा होता है। तो मसूद शाह के बारे में इतना ही है कि वो एक पपेट होता है नोवेल्स के हाथ का। ठीक है। इसके बाद आता है नसरुद्दीन मोहम्मद शाह, जो अगला शासक है मसूद शाह के बाद, नसरुद्दीन मोहम्मद शाह। ही वॉज अ नॉमिनल रूलर, ये एक नामात्र का शासक होता है। द रियल पावर इन द हैंड ऑफ बलबन, हु गेव हिज डॉटर्स मैरिज टू द सुल्तान एंड वॉज अपॉइंटेड नाइफ ए मुमलिकात। नाइफ ए मुमलिकात डेप्यूटी ऑफ सुल्तान होता है। ठीक है। नसरुद्दीन मोहम्मद शाह खाली एक नामात्र का शासक होता है, असली पावर होती है बलबन के पास। बलबन क्या करता है, अपनी डॉटर यानी कि अपनी पुत्री की शादी नसरुद्दीन मोहम्मद शाह से करा देता है और खुद को अपॉइंट करवा देता है, खुद को बना देता है नाइब ए मुमलिकात बना देता है, यानी कि डेप्यूटी टू सुल्तान बना देता है। और इस प्रकार वास्तविक ताकत आ जाती है बलबन के पास। ठीक है। नसरुद्दीन मोहम्मद के शाह के समय भी ताकत डेप्यूटी ऑफ मुमलिकात पद वाले के पास ही है, यानी कि अब यहाँ पर को कौन है, डेप्यूटी ऑफ मुमलिकात बलबन है। अब इसके बाद पढ़ते हैं हम बलबन के बारे में, क्योंकि इतना ही है नसरुद्दीन मोहम्मद शाह के बारे में थोड़ा सरसरी जानकारी। बलबन, आफ्टर द डेथ ऑफ नसरुद्दीन महमूद, बलबन बिकम नेक्स्ट सुल्तान। Balban, considered as the founder of second Ilbari dynasty, his real name was Baharuddin and full name was Ghiyasuddin Balban. ठीक है। जब नसरुद्दीन मोहम्मद मर जाता है, बलबन न मार, जबकि बलबन के पास वास्तविक सत्ता तो बलबन के पास ही होती है, पर बलबन नहीं मारता है नसरुद्दीन मोहम्मद को, क्योंकि नसरुद्दीन मोहम्मद से बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह करवाया होता है। ठीक है। जब नसरुद्दीन महमूद मर जाता है तो उसके बाद सत्ता आती है बलबन के पास। ठीक है। तो और बलबन को ही सेकंड इल्वरी डायनेस्टी का फाउंडर कहा जाता है। ठीक है। पहली इल्वरी डायनेस्टी किसकी हुई, इल्तुतमिश की हुई। दूसरी इल्वरी डायनेस्टी हुई बलबन की हुई। और बलबन का पूरा नाम होता है गियासुद्दीन बलबन। बलबन इज नोन फॉर हिज थ्योरी ऑफ किंगशिप। बलबन किसकी वजह से ज़्यादा जाना जाता है, थ्योरी ऑफ किंगशिप रखते हैं, लॉ की नीति कहते हैं, क्या कहते हैं इसे, थ्योरी ऑफ किंगशिप। ये याद करिए कि बलबन अपनी थ्योरी ऑफ किंगशिप की वजह से जाना जाता है। बलबन ब्रोक द पावर ऑफ टर्क ए चहलगानी, दैट इज चालीसा सिस्टम। बलबन क्या करता है, जो टर्क ए चहलगानी, जो 40 नोबल्स का ग्रुप होता है जिसे चालीसा सिस्टम भी कहते हैं, उसको ब्रोक कर देता है, उसे ख़त्म कर देता है। क्योंकि अभी तक जो पावर, जो रजिया के समय से जो पावर आई थी, किसके पास थी वास्तविक पावर, इन्हीं नोबल्स के पास थी, यानी कि टर्के चहलगानी 40 नोबलों के पास थी। यही शासन में अपने प्यादे बैठा रहे थे। तो बलबन इस बारे में जानता है कि असल में ताकत किसके पास है। तो बलबन ताकतवर होता है और बलबन इन 40 सिस्टम को ख़त्म करवा देता है, ताकि वास्तविक ताकत शासन बलबन के पास रहे। ही टुक द टाइटल ऑफ जिल ए इलाही, दैट इज शैडो ऑफ गॉड। बलबन एक टाइटल लेता है, यानी कि बलबन एक उपाधि धारण करता है, जिल ए इलाही, यानी कि शैडो ऑफ गॉड, भगवान की परछाई। ठीक है, उसका अर्थ जिल ए इलाही। बलबन इंट्रोड्यूस सिस्ता एंड पिबोस सिस्टम। पिबोस मीन्स किसिंग द फीट ऑफ सुल्तान। बलबन सिजदा सिस्टम स्टार्ट करता है, मतलब अपने राज दरबार में एक सिजदा सिस्टम स्टार्ट करवाता है। सिजदा में क्या होता है, कमर झुका के सुल्तान का अभिनंदन करना। ठीक है। और पिबोस में ऐसा होता है, जब राज दरबार में सुल्तान चलते हुए आ रहा है तो लाइन बारी से उसकी जो फीट होते हैं, उसके पैर होते हैं, उनको चूमना। ठीक है। और 9 रोजे क्या हुआ, 9 रोजे का मतलब होता है सुल्तान के जन्मदिन में, मतलब सुल्तान के जन्मदिन का 9 दिन तक सुल्तान का जन्मदिन मनाना। 9-day फेस्टिवल ऑफ सुल्तान बर्थडे इज कॉल्ड 9 रोजे। ठीक है।
Balban created a separate military department, that is Diwan-e-Arsh, and made Aris-e-Mamalik the ministry in charge of military. ठीक है, तो जो बलवन होता है एक डिपार्टमेंट बनाता है, क्रिएट करता है एक नया डिपार्टमेंट, एक अलग से डिपार्टमेंट बनाता है, किसके लिए? मिलिट्री के लिए. ठीक है, ऐसा करने वाला बलवन पहला होता है सुल्तान, जो मिलिट्री के लिए एक अलग ही डिपार्टमेंट बनाता है, जिसका नाम रखता है वो दीवान ए आरिस रखता है. और एक उसी के अंदर एक बनाता है आरिस ए ममालिक, जो कि एक मिनिस्ट्री होती है मिलिट्री की इंचार्ज की. ठीक है, डिपार्टमेंट मिलिट्री का अलग बना, उसका नाम है दीवान ए आरिस, और एक मिनिस्ट्री और बनाई गई है मिलिट्री के लिए, उसके लिए वो कहा गया है उसे आरिस ए ममालिक. ठीक है, दीवान ए आरिस और आरिस ए ममालिक. आरिस ए ममालिक एक मिनिस्ट्री होती है मिलिट्री के इंचार्ज की. ठीक है, द मिनिस्ट्री इंचार्ज ऑफ मिलिट्री. Balban recognized the internal dangers from the rebellion and external danger from Mongols. बलबन भली भांति जानता है कि आंतरिक खतरे कहाँ से हैं. आंतरिक खतरे होते हैं विद्रोहियों के द्वारा, और जो बाहरी खतरे होता है वो मंगोल्स के द्वारा होता है. तो इस खतरे को जब भांप लेता है बलबन जान लेता है, तो इस खतरे से बचने के लिए बलबन एक नीति फॉलो करता है, ब्लड एंड आयरन, यानी कि रक्त और लोह की नीति. ये है रक्त और लोह की नीति है, ब्लड एंड आयरन की नीति यूज करता है खतरों को, विद्रोह को दबाने के लिए. इसके बाद आता है कैकोबात. कैकोबात द सन ऑफ बुकरा खान एंड ग्रैंड सन ऑफ बलबन. यानी कि जो कैकोबात होता है वो पोता होता है बलबन का. ठीक है, बलबन का कार्यकाल वैसे बहुत लंबा हो चुका होता है, उसके लड़के भी काफ़ी बड़े हो चुके हैं, तो सीधे उसके बाद और नाती भी, मतलब उसके पोते भी काफ़ी बड़े हो चुके हैं, शासन संभालने के लायक हो जाते हैं. इतना लंबा शासनकाल हो जाता है बलबन का. तो बलबन की मृत्यु के बाद सीधे उसका पोता कैकोबात ही राजा बनता है. कैकोबात रूल्स फॉर 3 years एंड हिज सन क्यूमर्स वॉज एनथ्रोन. कैकोबात 3 साल तक शासन करता है, फिर कैकोबात का लड़का ही शासक बन जाता है, जिसका नाम होता है क्यूमर्स. अब क्यूमर्स आया. क्यूमर्स ही वॉज किल्ड बाय जलालुद्दीन खिलजी. जलालुद्दीन खिलजी स्टैब्लिश्ड खिलजी डायनेस्टी. यानी कि क्यूमर्स जो होता है उसे जलालुद्दीन खिलजी किल कर देता है, और जलालुद्दीन खिलजी उसके बाद नया वंश शुरू करता है, जिसका नाम होता है खिलजी वंश. यानी कि क्यूमर्स तक ही होता है स्लेव डायनेस्टी चलता है. क्यूमर्स की मरने के बाद स्लेव डायनेस्टी खत्म हो जाती है. इसके बाद आती है खिलजी डायनेस्टी. ठीक है, अब हम अगले वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे खिलजी डायनेस्टी के बारे में. ये हो गई हमारी स्लेव डायनेस्टी पूरी, यानी कि गुलाम वंश पूरा हो गया क्यूमर्स तक. ठीक है, थैंक यू.